हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और मैं अभय पाठक कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हमारे अध्याय विद्युत रसायन को। तो बच्चों, इसके पहले हमने इस अध्याय में सीखा था किसी सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और उसी सेल के विद्युत वाहक बल के बीच में संबंध। हमने संबंध देखा था डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल या डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यह डेल्टा जी जो लिखा है यह क्या होता है बच्चों? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। और डेल्टा जी नॉट क्या होता है बच्चों? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ एन क्या है? एनोड से कैथोड में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। एफ क्या है? फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है बच्चों कितना? 96,500 कूलम। और ई सेल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। और ई नॉट सेल क्या है? सेल का मानक विद्युत वाहक बल। ठीक है ना? तो इतना हमने सीख लिया था। आज हम इसका यूज करेंगे, इसलिए फिर से एक बार मैंने आपको बता दिया। ये आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए। अब हम आज के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे उत्क्रमणीय सेल के लिए नरनस्ट समीकरण। तो पहली बात, नरनस्ट समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इसका उपयोग क्या है? तो देखिए, हमने सीखा था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से मैं किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव आसानी से बता सकता हूँ। अगर मुझे कैथोड का मानक अपचयन विभव पता है, एनोड का भी मानक अपचयन विभव पता है, तो मैं सेल का मानक विद्युत वाहक बल निकाल लूंगा। कैसे? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यानी कैथोड का मानक अपचयन विभव माइनस एनोड का मानक अपचयन विभव। ठीक है ना? लेकिन अगर मानक परिस्थिति ना हो, तो मानक परिस्थिति ना हो तो मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कर ही नहीं पाऊंगा। और यानी कि मैं सामान्य स्थिति में, मानक स्थिति को छोड़ करके कोई और स्थिति है, ताप कुछ और है, दाब कुछ और है, और साथ में विलयन की सांद्रता भी कुछ और है, तो उस स्थिति में मैं कैसे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालूं, कैसे मैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालूंगा, इसके लिए मुझे समझना होगा नरनस्ट समीकरण। यानी कि बच्चों, नरनस्ट समीकरण का उपयोग किसी सेल के विद्युत वाहक बल या किसी इलेक्ट्रोड के मानक अपचयन विभव, मानक नहीं, अपचयन विभव को ज्ञात करने में किया जाता है। मानक अपचयन विभव तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम कर लेते हैं, लेकिन अगर मानक नहीं है, अगर केवल क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, तो वह हम, या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, तो वह हम नरनस्ट समीकरण से कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले नरनस्ट समीकरण के लिए हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं उत्क्रमणीय सेल। उत्क्रमणीय मतलब वैसा मत सोचना आपकी अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है। होता क्या, हम ऊष्मागतिकी में जानते हैं दो तरह की प्रक्रम होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। जो धीरे धीरे होता है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम है, जो एकदम तेजी से हो जाता है वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। यहाँ पर उत्क्रमणीय का मतलब है कि जो सेल है धीरे धीरे हमें करंट दे रहा है, वह उत्क्रमणीय है। ठीक है ना? तो मैं मान लेता हूं यदि सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही हो, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही हो, तो देखिए, कोई भी सेल उत्क्रमणीय ही होता है, अनुत्क्रमणीय कभी कोई सेल होता ही नहीं है। क्योंकि सेल से ऐसा थोड़ी फटाक से हमें ढेर सारा इकट्ठा करंट मिल गया और सेल खत्म हो गया, नहीं। हम तो सालों यूज करते हैं सेल को। एक घड़ी का सेल हम आज बदलते हैं, कई बार हम 1 साल 2-2 साल बाद भी उसको नहीं बदलते तो भी घड़ी चलते रहती। तो यानी कि ये धीरे धीरे हमें लगातार विद्युत धारा देते रहता है। तो ये एक उत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण होता है। तो देखिए, यदि सेल में उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही हो, तो आपने ऊष्मागतिकी में एक समीकरण पढ़ा होगा बच्चों, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है ना? ये पढ़ा था आपने, हो सकता है आप भूल गए हो, तो एक बार फिर से देख लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो डेल्टा जी, हालांकि देखिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक क्लास में जितनी चीज़ें बताई जाती हैं सब याद करने की नहीं होती। ऐसे तो आप कितना सारा याद करेंगे, चीज़ों को हम समझते हैं और उसके बाद जो कंक्लूजन आता है, जो लास्ट फॉर्मूला आता है, वो हमें याद रखना होता है। ठीक है ना? तो चलिए, डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है बच्चों? ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है ना?
और डेल्टा जी नॉट की जगह रख देंगे माइनस एन एफ ई नॉट सेल, फिर आर टी तो आर टी रहेगा, एल एन, क्यू की जगह बच्चों क्यू ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एल एन मतलब होता है प्राकृतिक लघुगुणक, नेचुरल लॉग। तो देखिए एल एन को हम ऐसा भी लिखते हैं, कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है, लॉग बेस ई। यानी अगर मैं किसी भी लॉग को बेस ई के हिसाब से लिखता हूँ, बेस ई के साथ लिखता हूँ, तो वह कहलाता है नेचुरल लॉग। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, हमारे पास लॉग टेबल जो है, आपकी बुक में लॉग टेबल होगी, वह लॉग 10 पर आधारित है। यानी बेस 10 होना चाहिए, वहाँ पर जो बेस है वो 10 होना चाहिए, तो ही हम लॉग की वैल्यू बता पाएंगे। यानी लॉग के सभी मान मेरे पास लॉग बेस 10 पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसको हमें बेस 10 में बदलना होगा। तो इसका एक तरीका होता है बच्चों, कभी भी हम एल एन यानी नेचुरल लॉग को बेस 10 में बदलते हैं तो उसके लिए हमें उसमें 2.303 से गुणा करना होता है। किससे? 2.303। तो ये लॉग अपने आप क्या हो जाता है, बेस 10 यानी आधार 10 में बदल जाता है। देखिए फिर से समझिए, लॉग बेस ई अगर है तो वह क्या है, नेचुरल लॉग यानी कि प्राकृतिक लघुगणक। और अगर मुझे बेस 10 में उसे बदलना है, क्यों बदल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास बेस 10 की ही सारी वैल्यू है, मेरे पास तो बेस ई में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मैं उसे बेस 10 में बदलूंगा। और बेस 10 में बदलने के लिए बच्चों हमें लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करना होता है, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर एल एन क्यू की जगह क्या हो जाएगा, पहले मैं ये साफ करता हूं ताकि लिखने की जगह हो, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिए। मैंने समझा दिया हूं कि अगर हम नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, 2.303 से गुणा करना पड़ता है, और ये हो जाएगा लॉग क्यू। अब आधार हो गया 10। लेकिन आपको लगेगा सर आपने तो आधार 10 लिखा ही नहीं। जी हाँ, अगर कोई आधार नहीं लिखा है इसका मतलब वहां क्या है बच्चों, आधार 10 ही है। मतलब हम मान लेते हैं जब कोई बेस मैंने नहीं लगाया मतलब बेस 10 होगा। चलिए अब इसे आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ NF और यहाँ NF कॉमन है, माइनस माइनस भी कॉमन है, तो मैं माइनस NF से इसे डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए माइनस NF ई सेल अपॉन माइनस NF इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल अपॉन माइनस NF। यहाँ पर भी क्या करेंगे बच्चों, हम RT अपॉन माइनस NF से इसमें भी भाग देना पड़ेगा मुझे, और यहाँ हो जाएगा 2.303 लॉग क्यू। अब देखिए क्यू इसीलिए मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। अगर आप लोगों ने क्यू के बारे में नहीं समझे हैं, नहीं जानते क्यू क्या होता है, तो हमारा भाग 3 वाला आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आप लोग क्यू समझ जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ NF से NF ये गया, माइनस से माइनस गया, बचा क्या बच्चों, ई सेल बराबर, यहाँ पर भी माइनस NF से माइनस NF गया तो क्या बचा, ई नॉट सेल, ठीक है ना। देखते चलिए, अब प्लस और माइनस का ये हो जाएगा माइनस। अब ये 2.303 को यहाँ साथ में ले आते हैं, 2.303 RT अपॉन NF, और क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लॉग क्यू बचेगा। देखते चलिए आप, बहुत आसान। अब आप ये तो एक समीकरण आ गया, तो इसका उपयोग वैसे हम कर सकते हैं, ये भी निर्णय समीकरण है। लेकिन देखिए इसमें दिक्कत समझिए, हर बार मैं R की वैल्यू रखूंगा गैस नियतांक की, N की वैल्यू, F की वैल्यू, T की वैल्यू हर बार रखूंगा, कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी। तो हम लेंदी कैलकुलेशन से बचने के लिए इसे थोड़े छोटे रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज है मेरे पास। R की जो वैल्यू है बच्चों, R का जो मान होता है वो कितना होता है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, प्रति केल्विन प्रति मोल, ठीक है ना। ये R का मान होता है। T, क्योंकि हम लोग सेल को ज़्यादातर कमरे के ताप पर ही करते हैं, इसलिए ताप यहाँ पर हम 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन लेकर के चल लेते हैं। और क्या है F, F का मान तो आपको भी याद हो गया होगा, 96,500 कूलम। यानी कि अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ क्या करता हूँ, इन सारे मान को यहाँ रख देता हूँ और उनका थोड़ी सी मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा आप वो देखिए। ई सेल बराबर
ई नॉट सेल माइनस यहाँ जाएगा बच्चों फाइनली 0.0591, कितना जाएगा 0.0591 बटे में बचेगा n अकेला बचेगा, बाकी सारे नियतांक हमने उनका मान रख दिए log q। तो ये है बच्चों क्या हमारे किसी भी सेल के लिए विद्युत वाहक बल। देखिए विद्युत वाहक बल के लिए क्या है नर्नस समीकरण, और विद्युत वाहक बल के लिए मुझे मानक विद्युत वाहक बल की भी जरूरत पड़ेगी। n यानी कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ इसकी जरूरत, और q की भी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए n और q मैंने इसीलिए पहले ही सिखाया ताकि आप लोगों को यहाँ दिक्कत ना हो। अगर आप लोग अभी भी नहीं जानते तो मैं जैसा बार बार बोल रहा हूँ थर्ड पार्ट पर तीसरे भाग को देख लीजिए आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो ये है बच्चों क्या किसी भी उत्क्रमणीय सेल के लिए नर्नस समीकरण, उसके विद्युत वाहक बल की गणना के लिए। अब इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि यह जो समीकरण है नर्नस समीकरण, नर्नस्ट समीकरण सेल एवं अर्धसेल, अर्धसेल मतलब एनोड और कैथोड, जिसे हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, है ना। सेल एवं अर्धसेल या इलेक्ट्रोड दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। यानी सेल के लिए भी लागू होगा और अर्धसेल के लिए भी यह लागू होगा, ठीक है। तो अब आगे हमें यही समझना कि एक अर्धसेल के लिए कैसे ये लगेगा और एक सेल के लिए कैसे लगेगा, ये हम समझेंगे। पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को पहले अर्धसेल के लिए लगाना सिखाता हूँ, फिर किसी सेल के लिए, ठीक है ना। फटाफट नोट करिए। तो चलिए बच्चों अब हम सीखने जा रहे हैं किसी अर्धसेल के लिए हम कैसे नर्नस समीकरण का उपयोग करेंगे। लेकिन अर्धसेल मेरे पास दो प्रकार के होंगे, एक तो ऑक्सीकरण अर्धसेल जिसे हम एनोड कहते हैं, दूसरा अपचयन अर्धसेल जिसे हम कैथोड कहते हैं। हम दोनों के लिए एक एक करके समझेंगे। पहला हम समझते हैं बच्चों किसके लिए, ऑक्सीकरण अर्धसेल के लिए। किसके लिए, ऑक्सीकरण अर्धसेल के लिए। तो ऑक्सीकरण अर्धसेल मतलब हम क्या कह सकते हैं बच्चों इसको, एनोड। ऑक्सीकरण जिसमें होता है, जिस अर्धसेल में, जिस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं। तो हम इसे समझने जा रहे हैं किसके लिए, ऑक्सीकरण अर्धसेल यानी एनोड के लिए। अब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कैसे होती बच्चों, मान लीजिए कोई धातु है M, कोई धातु है M जो कि ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में, तो M से इसका ऑक्सीकरण होगा यानी कि ये इलेक्ट्रॉन देगा। देखिए ऑक्सीकरण मैं बार बार बताता हूं आपको, इलेक्ट्रॉन देना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो देखिए M कोई धातु है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन दे रही है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगी तो +1 का चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगी तो +2 का, और 3 इलेक्ट्रॉन देगी तो +3 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए मैं बोल रहा हूं इसने n इलेक्ट्रॉन दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, n इलेक्ट्रॉन, और इसमें चार्ज कितना आ गया, Mn+ का चार्ज आ गया। तो इस तरह से ये मेरा ऑक्सीकरण का एक अभिक्रिया बन गई, समीकरण बन गया। ये एक्वस लिख देंगे क्योंकि ये जलीय विलयन में उपस्थित होगा। मतलब जैसा जिंक में हो रहा था ना, जिंक का परमाणु आयन के रूप में जलीय विलयन में आ रहा था, बिल्कुल वैसे ही समझिए इसको। तो अब इसके लिए मुझे लगाना है नर्नस्ट समीकरण। तो देखिए नर्नस्ट समीकरण क्या होता है, ई कौन सा है, अब एनोड है मतलब इसमें ऑक्सीडेशन होगा यानी कि ऑक्सीकरण होगा, तो ई ओपी लिखूं मैं। ओपी मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण विभव, या इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या इसे मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, या ऐसा भी लिख सकता हूं, ई एम से क्या बन रहा है, Mn+। ये ज्यादा यूज में देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको ये मिल सकता है। तो ई एम से Mn+। तो इसके लिए अभी अभी हमने नर्नस समीकरण पढ़ा, क्या होगा, E0 M से Mn+, और आगे क्या होगा, यहां था -0.0591 अपॉन n, ये था। और साथ में क्या था बच्चों, log Q, log Q। अब Q का मान बताइए आप तो मुझे, Q का मान इसके लिए कितना है। तो Q कैसे निकालते हैं,
जी हाँ, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो उत्पाद में कौन है बच्चों यहाँ Mn+, तो Mn+ की सांद्रता बटे अभिकारक में कौन है M, अभिकारक ये है ना। लेकिन ये क्या, हमारा जो अभिकारक है ये S यानी सॉलिड है, ठोस है, और ठोस की सांद्रता हम लेते हैं 1 यानी कि 1। तो देखिए अगर मैं ठोस की सांद्रता 1 ले लूं तो M की सांद्रता 1 हो गई, तो उससे Q क्या बचा बच्चों, केवल Mn+ की सांद्रता। बोलिए कोई दिक्कत। तो इस तरह से मैं Q की जगह, लॉग Q रहता है यहाँ, Q की जगह क्या लिख दूंगा, Mn+ की सांद्रता। आ रहा है समझ में। और N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो N देखिए यहाँ पर N मोल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए हमने इसे N ही लिख दिया है। तो क्या बना बच्चों समीकरण हमारा, E M से Mn+ बराबर E0 M से Mn+ और -0.0591 बटे N लॉग Mn+ की सांद्रता। बहुत आसान लगा होगा आप लोगों को, है भी बहुत आसान। बस आपको नरनस्ट समीकरण का पहला रूप याद रखना है, उसके बाद बस खेल है, हमें हर चीज में Q निकालते आना चाहिए, N निकालते आना चाहिए, हो गया। अब यह हो गया किसके लिए, ऑक्सीकरण अर्धशैल के लिए। क्या, ऑक्सीकरण अर्धशैल के इलेक्ट्रोड विभव के लिए नरनस्ट समीकरण। इससे हम इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या है बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और बाकी तो आपको पता है। चलिए अब इसमें एक बात मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ आपसे, बताइए अगर Mn+ की जो सांद्रता है इसे मैं बढ़ाऊं, ठीक है ना, अगर मैं Mn+ की सांद्रता को बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा बच्चों, इससे इलेक्ट्रोड विभव में क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं Mn+ की सांद्रता बढ़ा रहा हूं तो लॉग यहां बढ़ा रहा हूं ना, ये वैल्यू में बढ़ा रहा हूं, तो लॉग का जो मान आएगा वो ज्यादा आएगा। जितनी बड़ी वैल्यू होती है उसका लॉग उतना ज्यादा आता है, तो ये मान बहुत ज्यादा आएगा। जब ये मान ज्यादा आएगा और इस वैल्यू से इसे माइनस करेंगे तो वैल्यू थोड़ी छोटी आएगी, समझिए। E0 तो जितना होता है उतना ही है, नियतांक है। बचा क्या हमारा, इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर ये वैल्यू ज्यादा है, Mn+ की सांद्रता बढ़ रही है, तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अब मैं इससे एक बड़ी वैल्यू को माइनस करूंगा तो वैल्यू छोटी होगी, यानी क्या बोलूंगा मैं, E M से Mn+ क्या होगा बच्चों, ये कम होगा, ठीक है ना। अगर मैं Mn+ की सांद्रता बढ़ाता हूं तो E M से Mn+ कम होगा, यानी ऐसा बोल सकता हूं मैं, अगर ऑक्सीकरण अर्धशैल में आयन की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव कम होता है। चाहे तो आप इसे पॉइंट को लिख लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। यदि ऑक्सीकरण अर्धशैल में यानी एनोड में आयन की सांद्रता बढ़ती है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव कम होता है, ठीक है ना। तो ये हमने समझ लिया किसके लिए, ऑक्सीकरण अर्धशैल के लिए। इसे नोट करिए, फिर मैं इसे अपचयन अर्धशैल, फिर देखिए अब हम इसे समझने जा रहे हैं नरनस्ट समीकरण को अपचयन अर्धशैल के लिए यानी कैथोड के लिए। तो देखिए बच्चों, अपचयन की अभिक्रिया अगर लिखना है तो मैं सीधा बोल सकता हूँ ऑक्सीकरण की विपरीत लिख लो, लेकिन अगर समझना है कैसे तो देखिए, अपचयन या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या ऑक्सीकरण संख्या का कम होना। तो इसकी अभिक्रिया क्या होगी, कोई धातु आयन है Mn+, जैसे वहां था Cu2+, वैसे है ना, ये अपने जलीय विलयन में है, यह कुछ N इलेक्ट्रॉन ले रहा है और धातु M में बदल रहा है, ठीक है ना। धातु M मतलब मेटल है, इसलिए M लिख दिया मैंने। तो ये इक्वेशन, ये समीकरण क्या बन गया, अपचयन का समीकरण। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी हो रहा है और वैसे भी देखो N+ से 0 हो रही, यानी 1+, 2+ या 3+ से 0 हो रही है, यानी कि कम हो रही है, तो इसे बोलेंगे क्या, अपचयन, ठीक है ना। चलिए अब इसके लिए मुझे लगाना है बच्चों क्या, नरनस्ट समीकरण। तो क्या बनेगा नरनस्ट समीकरण, लगाते हैं हम E Mn+ से M, ये हो गया अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। N+ से 0 हो रही है यानी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, या चाहूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ERP, RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है ये, या इसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये दोनों मिल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं मिलेगा आपको, ये ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा बच्चों, E0 Mn+ से M माइनस
0.0591 अपॉन n log Q। चलिए इस अभिक्रिया के लिए Q लिखिए आप फटाफट। Q क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद है धातु M की सांद्रता बटे अभिकारक है Mn प्लस की सांद्रता। अब लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूं, किसी भी ठोस की सांद्रता या शुद्ध द्रव की सांद्रता आप कितनी लेकर के चलोगे? 1। तो यहाँ पर M की सांद्रता हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन Mn प्लस की सांद्रता। बोलिए कोई दिक्कत? तो Q की जगह क्या हो गया बच्चों? 1 बटे Mn प्लस की सांद्रता। अब देखिए आपको लॉग के कुछ बेसिक रूल आने चाहिए। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल है तो लॉग में वह अलग अलग लॉग में धन में जाता है। जैसे लॉग a गुणित b है तो ये होता है लॉग a धन लॉग b। अगर यही भाग में है यानी लॉग a बटे लॉग b है तो वो क्या हो जाएगा? लॉग a माइनस लॉग b। और अगर कोई संख्या घात में है यानी log x की घात m, तो वह जो घात m है वो सामने आ जाएगी यानी हो जाएगा m log x। ये आपने पढ़ा होगा गणित में, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। तो देखिए क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा e mn प्लस से m। थोड़ा सा कुछ काम करेंगे अब हम यहाँ पर e नॉट mn प्लस से m, और बाकी ये 0.0591 अपॉन n log Q यानी 1 अपॉन mn प्लस। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, log a बटे log b है तो ये क्या हो जाएगा? log a ऋण log b, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चों log 1 माइनस log mn प्लस की सांद्रता। देखते चलिए, अब बहुत आसान सा काम है, कुछ नहीं। ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसे मैं। चलिए अब log 1 क्यों किया मैंने? देखिए log a बटे b बराबर log a ऋण log b, तो log 1 माइनस log mn प्लस। अब देखिए log 1 होता है बच्चों 0, ये याद रखना पड़ेगा। log 1 होता है 0, यहाँ 0 आ गया तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। e mn प्लस से m बराबर e नॉट mn प्लस से m माइनस 0.0591 अपॉन n। यहाँ हो गया 0 तो ये क्या बचा बच्चों? माइनस log mn प्लस की सांद्रता। बताइए कोई दिक्कत इसमें? नहीं है ना? अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। और फाइनली हमारे पास अपचयन इलेक्ट्रोड के लिए, अपचयन अर्धसेल के लिए यानी कि कैथोड के लिए नरनष्ट समीकरण निकल के आ गया है e mn प्लस 2m बराबर e नॉट mn प्लस 2m माइनस 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 को हो जाएगा प्लस 0.0591 अपॉन n log क्या हो जाएगा? mn प्लस की सांद्रता। समझ में आया ना? ये कैसे हुआ बच्चों? माइनस माइनस का हो गया प्लस। यही समीकरण है किसके लिए? कैथोड के लिए। कैथोड का अगर मुझे इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो मैं इस समीकरण से बहुत आसानी से निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड के लिए देखा था वही देखते हैं। अगर mn प्लस की सांद्रता बढ़ेगी, mn प्लस की सांद्रता बढ़ेगी तो ये पूरी, इसका लॉग बढ़ेगा, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, और ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी और इसमें जुड़ेगी तो इसका जो मान आएगा वो ज़्यादा आएगा। यानी कि mn प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों? mn प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है, सॉरी e mn प्लस से m, जो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव है ये भी बढ़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। चाहे तो आप इसे एक स्टेटमेंट बना करके लिख लीजिए कि mn प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर, किसमें? अपचयन अर्धसेल में mn प्लस की सांद्रता बढ़ाने पर उसका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने समझा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव के लिए और अपचयन अर्धसेल के लिए कैसे हम नरनष्ट समीकरण उपयोग में लाएंगे। देखिए मैं एक बात बता, ये याद करने की जरूरत नहीं, याद तो आपको मेन इक्वेशन रखना है। ई याद क्या रखना है वो देख लो, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log Q, बस ये याद रखो।
और बस जो भी सामने अभिक्रिया होगी उसके लिए हम इसे बना लिया करेंगे। और एक और एडवाइस, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वैल्यू जो लिखी 0.0591, इसे हम इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत लेंदी होगी। इसे हम लिखेंगे 0.06। 0.06 करके हम न्यूमेरिकल कर लेंगे, हमारा आंसर अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसे भी नोट करिए, फिर मैं कुछ और अलग अलग तरह के अर्धशैल के लिए इसे उपयोग में लाकर। तो चलिए अब हम देखते हैं नर्नस समीकरण को किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम कैसे उपयोग में लाएंगे। देखिए ये सब बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। और दूसरी बात, इसको जब आप बार बार नोट करेंगे तो आपको नर्नस समीकरण वैसे ही याद हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिए एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए कैसे हम नर्नस समीकरण उपयोग में लाते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खासियत है वह एनोड और कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है। एनोड भी बन सकता है और कैथोड भी। एनोड बनेगा तो उसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हमें लेनी होगी और कैथोड बनेगा तो अपचयन। तो चलिए पहले हम उसे एनोड बनाते हैं। ठीक है ना। क्या बनाते हैं बच्चों, पहले हम उसे एनोड। एनोड बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। यानी यहां पर हमें कौन सी अभिक्रिया लेकर के चलनी होगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लेकर के चलनी होगी। ठीक है। अब इसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया क्या होती है हम जानते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन गैस किस में बदलेगी बच्चों, 2H+ में, और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। ठीक है ना। H+ एक्वस यानी जलीय विलयन में। ये हो गई इसकी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ध्यान रखिए अगर आपने समीकरण सही लिख लिया तो आधा काम तो आपने वैसे ही कर लिया। अब बाकी का आधा काम चलिए सीखते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसका H2 से H+, क्योंकि ये ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण विभव है। ठीक है ना। बराबर E0 H2 से H+ माइनस 0.0591 अपॉन n। अब देखिए n कितना है बच्चों, यहाँ पर 2। जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वही n है। 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है इसलिए n हो गया 2। फिर log Q। तो चलिए इसके लिए पहले हम Q लिखते हैं साइड में। Q क्या होता है बच्चों, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो चलिए उत्पाद है मेरा यहाँ पर H+, तो H+ की सांद्रता बटे अभिकारक है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। और मैंने आपको बताया था अगर कोई गैस हो तो उसकी सांद्रता ना लेकर के हम उसका दाब लेते हैं। तो यहाँ क्या लेंगे, pH2 यानी हाइड्रोजन का दाब, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब लेकिन अभी इसमें कुछ गलती है। क्या आप लोग वो गलती ढूंढ चुके हैं? जी हाँ, ये H+ के सामने जो 2 लगा है, सामने जो भी स्टोइकियोमेट्री गुणांक होगा वह घात में लगता है। सामने जो 2 लगा है बच्चों, ये यहाँ घात में लगेगा। अगर ये आप भूल गए तो आपका गेम हो जाएगा। चलिए तो Q की जगह क्या लिख देता हूं मैं, H+ की सांद्रता। इसको यहाँ पर थोड़ा छोटे रूप में लिखता हूं मैं ताकि जगह बनी रहे। H+ की सांद्रता की घात 2 बटे pH2। ये हमने कर दिया। ये बहुत पास हो रहा है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसे हम। बताइए E0 H2H+ क्या है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव कितना होता है बच्चों, 0। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव, या हम बोले मानक ऑक्सीकरण विभव या मानक अपचयन विभव, दोनों ही 0 होते हैं। तो ये हो गया 0। इसको अलग करते हैं, क्या बचेगा, H2 से H+ बराबर E0। ये तो हो गया 0। बचा क्या, माइनस 0.0591 बटे 2। अब देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहां पर ये हो जाएगा log H+ की सांद्रता की घात 2, और बटे में होता है तो वो माइनस में चला जाता है, पहले भी मैंने बताया, माइनस log pH2 यानी हाइड्रोजन गैस का दाब। तो देखिए कितने आसानी से मैंने इसको उपयोग में ला सकता हूं। कर लेंगे इतना काम आप। बस आपको याद रखना है इस वैल्यू को, ये वैल्यू 0 होती। लेकिन मेरा काम यहाँ खत्म नहीं होता है। यहाँ पर एक कंडीशन लेता हूं मैं, अगर क्या हो, यदि जो हाइड्रोजन गैस का दाब है वो ज़्यादातर होता है बच्चों 1 atm
1 ATM। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेल हम लेते हैं ज़्यादातर हम अपने नॉर्मल वायुमंडलीय दाब पर ही लेते हैं, तो जो कि 1 ATM होता है। तो अगर ये 1 हो जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं, बड़ा काम की बात सीखने को मिलेगी। क्या हो जाएगा बच्चों, EH2 से H प्लस बराबर, ये हो गया -0.0591/2। और क्या होगा, ये घात है तो सामने आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 log H प्लस की सांद्रता। बताइए यहां समझ में आया? माइनस PH2 हो गया 1, तो माइनस log 1 होता है 0, तो -0, तो -0 गया। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आता ना? अब थोड़ा सा मैं काम कर रहा हूं, ये तो गया 2 से 2, अब ये माइनस उठा करके मैं यहां लगा दे रहा हूं, तो बचा क्या, देखिए माइनस log H प्लस, पढ़ा है आपने, माइनस log H प्लस की सांद्रता क्या कहलाती बच्चों, pH। जी हाँ, तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हम यहां पर लेकर के आ रहे हैं, जो क्या होगा 0.0591 गुणित माइनस log H प्लस होता है बच्चों pH। तो ये आ गया हमारा एक फॉर्मूला। देखिए अगर आपको pH से रिलेटेड कुछ भी बोलता है तो ये समीकरण आप लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये कब है, जब प्रेशर इतना हो। अगर प्रेशर इससे कुछ अलग है, दाब का मान 1 ATM के अलावा कुछ और है, तो ये मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, अगर ये फॉर्मूला आप याद रखते हैं, पहली बात तो बोर्ड परीक्षा में ये कोई काम का नहीं है, बोर्ड परीक्षा में इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड परीक्षा में तो आप जानते हैं बहुत बेसिक लेवल के प्रश्न आते हैं, ये नहीं आ सकता। लेकिन अगर JEE या नीट की आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आ गया और आपको फॉर्मूला याद है, तो आप बिल्कुल 1 मिनट के अंदर प्रश्न को कर लेंगे। और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कर तो लेंगे, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए इसे ध्यान रखें, और ये भी ध्यान रखें कि यह केवल 1 ATM दाब के लिए सही होगा। आता समझ में? फटाफट इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे कैथोड के लिए भी बताता हूं कि अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैथोड बनाऊंगा तो क्या होगा। चलिए आप वीडियो पॉज करके लिखिए, मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं तब तक। और अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैथोड बनाता हूं तो ये कैसे काम करता है। चलिए बहुत आसान है, ये भी कोई बहुत कठिन है नहीं कुछ, बस आपको अभिक्रिया लिखते आ गई, आधा काम तो हो गया। चलिए हाइड्रोजन अगर कैथोड का काम कर रहा है तो हम रिएक्शन अभिक्रिया क्या लिखेंगे बच्चों, अपचयन वाली। इसका अपचयन की जो अभिक्रिया है वो क्या है, 2H प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस। यही क्या है इसकी अपचयन की अभिक्रिया, ठीक है ना। बस अब इसमें क्या लगाना है हमें, EH प्लस से H2 बराबर E0 H प्लस से H2 माइनस 0.0591/n। n कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 2 log Q। अब इसका Q कैसे लिखेंगे, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब उत्पाद क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस, तो इसकी सांद्रता ना लेकर के इसका क्या लेंगे, दाब, यानी हाइड्रोजन गैस का दाब। अब इसके सामने अगर कोई नंबर लिखा होता, कोई संख्या होती, तो वह इसकी घात में आती, लेकिन फिलहाल कुछ नहीं लिखा है। बटे उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक क्या है, H प्लस की सांद्रता, और सामने जो 2 लिखा है बच्चों वो आ जाएगा घात में। बताइए कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू कितनी होती, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हाइड्रोजन का चाहे आप मानक अपचयन विभव निकालिए, चाहे मानक ऑक्सीकरण विभव, 0 ही होगा। तो बस यहां से काम हो जाएगा। EH प्लस से H2 कितना होगा बच्चों, ये तो गया, माइनस 0.0591/2। अब देखिए log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n, यानी कि अगर भाग में हो तो वो माइनस में चले जाते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा log PH2 माइनस log H प्लस की सांद्रता की घात 2। बताइए कोई दिक्कत। तो कितने आसानी से हम ये लगा रहे हैं, और इसको सॉल्व कर लो। घात 2 जो है बच्चों ये कहाँ जाएगी, इसके सामने, घात रहती लॉग में तो वो सामने आ जाती है गुणा में, तो ये आ गई, ये लो।
और सिंपल हो गया ये। तो यानी इस तरह से अगर आपको एक बार नर्नस्ट समीकरण का मेन फॉर्मूला याद है तो ये सब तो बहुत आसान। अब इसे भी हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यदि PH2 यानी हाइड्रोजन गैस का दाब 1 atm हो तो क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो EH+ से H2 बराबर -0.0591/2 ये हो जाएगा बच्चों। देखिए log PH2 ले लिया मैंने 1, तो log 1 होता है 0, तो ये 0 होके चला गया तो क्या बचा -2 log H+ की सांद्रता। चलिए अब देखिए 2 से 2 ये गया, बचा क्या -log H+, और -log H+ की सांद्रता क्या होता है बच्चों pH। तो चलिए एक और सूत्र मेरे पास यहां आ गया। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा तो क्या होगा यहां पर, ये हो जाएगा -0.0591, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए 0.06 भी ले सकते हैं, गुणित pH। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है तो इस तरह से हम उसके pH के बारे में कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक बात और यहाँ सिखाता हूँ मैं। हमने वहाँ बोला था पहले इलेक्ट्रोड विभव पढ़ते समय कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जितना होता है, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव उतना ही, लेकिन चिन्ह विपरीत। देखिए कैसे, ये है अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, कितना है -0.0591 गुणित pH। अब एक बार आप अपनी नोटबुक में देखिए, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हमने क्या लिखा है, यही है, लेकिन यहाँ पर प्लस है। तो वो बात यहाँ भी हमने सिद्ध कर दी कि किसी इलेक्ट्रोड के लिए अपचयन विभव का मान ऑक्सीकरण विभव के बराबर किंतु चिन्ह विपरीत होता है। तो बच्चों ये हमने सीखा किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए हम कैसे नर्नस्ट समीकरण उपयोग में ला सकते हैं। इसे आप लिखिए। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स यानी कि संख्यात्मक प्रश्न लेंगे जो इस पर बेस्ड होंगे और जिनके थ्रू आप लोग किसी भी तरह के प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग न्यूमेरिकल्स जरूर देखिएगा। फिर हम मिलेंगे। गुड बाय।